सो वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर, डिसोल्यूशन। आज इसका थ्योरी पार्ट भी लेंगे हम थोड़ा सा, बट बाकी रिमेनिंग थ्योरी, फुल पार्टनरशिप का थ्योरी हम अलग से 1 वीक लगाएंगे थ्योरी क्लासेस में। वो थ्योरी अलग थ्योरी होती है जिसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं 1 मार्कर मोस्टली। इसका सिर्फ मीनिंग देखते हैं, व्हाट इज रेजोल्यूशन। नेम क्लियर है सबको? क्या है, स्कूल्स में अभी चैप्टर चल रहा है या और हो गया? क्या मीनिंग है रेजोल्यूशन का? अभी तक क्लियर है? वाइंडिंग अप, यस। रेजोल्यूशन का एग्जैक्ट मीनिंग है वाइंडिंग अप। किस चीज का वाइंडिंग अप? किसका? फर्म का। फर्म की क्या चीज वाइंड अप हो रही है? जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या चीज स्टार्ट होती है? हाँ, कैसे स्टार्ट होती है? डीड से। जब आपने एक फर्म को स्टार्ट किया था बेटा, तो आपने एक पार्टनरशिप डीड बनाई थी, है ना? आज क्या वो डीड कैंसिल हो रही है? नहीं। आज बेटा, आज वो डीड कैंसिल हो रही है? नहीं। आज आपका बिजनेस ही बंद हो रहा है यहाँ पर। सोचो ये देना बेटा, फोन्स बहुत आएंगे, पास डिसोल्यूशन के दो मीनिंग होते हैं। वन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। और सेकंड, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकली आता है 1 मार्क में भी। 4 मार्क्स की थ्योरी तो आपको आएगी नहीं, अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो नहीं आता सिलेबस, 1 मार्क में है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पार्टनरशिप का डिसोल्व होना मींस, जैसे आप पहले करते थे बेटा, आपकी डीड का कैंसिल होना। जैसे डीड कैंसिल होती है किस कारण से, पता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपका फर्स्ट चैप्टर था एडमिशन, रिटायरमेंट, मतलब कुछ भी पार्टनर्स को हो जाए, कोई एक नया पार्टनर आए या कोई पार्टनर जाए, या आपस में मिलकर वो कोई भी एक नया डिसीजन ले कि आज से हमारी रेशो इक्वल है, कुछ भी ऐसा बोल दे, तो चेंज आ गया। जब भी चेंज आएगा, पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाएगी। ओल्ड डीड को हम कैंसिल कर देंगे और उसकी जगह पे न्यू डीड लिखेंगे, और न्यू डीड न्यू पार्टनर्स में लिखी जाएगी। सपोज पहले ओल्ड पार्टनर्स कौन थे? ए एन बी, और आपने एक नया पार्टनर ले लिया साथ में, अब न्यू डीड किसमें लिखेगी? ए बी एंड सी। या पहले भी ए बी सी थे, उन्होंने अपनी सिर्फ क्या चेंज की? रेशो। एक सिंपल से पॉइंट पे पूरा चैप्टर बन गया था आपका, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इन्होंने बेचारों ने गलती से बस ये बोला था कि आज के बाद हमारी रेशो इक्वल रहेगी, 3:1 की जगह पे इक्वल, या वाइस वर्सा, कुछ भी कहा था, लेकिन एक कंप्लीट चैप्टर बन गया, क्योंकि उसके ऊपर रिवैल्यूएशन हुआ, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट। मींस एक छोटा सा पॉइंट भी चेंज हो जाए अगर डीड का, तो एक पूरी डीड कैंसिल होती है और एक नई डीड बनती है, और वो एक नई फॉर्म को क्रिएट करती है। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन इस सब में क्या था बेटा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इन सब में बिजनेस वाज गोइंग ऑन। बाद में हम ये सब चीज थ्योरेटिकल नोट्स में से देखेंगे। थ्योरी नोट्स हमने आपके लिए रेडी किए हैं, फिर एक एज ए बुकलेट आपको इशू कर देंगे, साथ में हम उसकी क्लासेस लगा देंगे। वहां पर डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप का एक डिफरेंस दिया होगा फॉर्म के साथ। एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो आपको समझ आएगा वो ये कि आज तक जो मैं पार्टनरशिप में चेंजेस करता था, चेंज इन रेशियो से लेकर डेथ तक, डेथ अभी कल ही ओवर हुआ हमारा, वहां बिजनेस वॉज गोइंग ऑन, ये चलता रहता था, इसको कभी बंद नहीं किया, शटर बंद नहीं हुआ कभी भी। हाँ, अंदर मैनेजमेंट चेंज हुई, ऑफिस में बैठकर क्या बात हो रही है किसी को पता? कौन आ रहा है कौन जा रहा है? सी की डेथ होगी, सी रिटायर हो गया, या सी एक नया पार्टनर आया, या आपस में इनकी रेशो चेंज हुई। एक कस्टमर आता था और जाता था, बिजनेस वाज गोइंग ऑन। लेकिन अब जो हम आपके साथ एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, तभी मैंने कहा था यहां से एक नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है जो सबको समझ आएगा, बिकॉज इसका कोई लिंक ही नहीं है ओल्ड यूनिट के साथ। वो है फर्म का डिसॉल्व होना। मींस बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज थी बेटा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस, क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस, ये सब के सब क्लोज हो जाएंगी। मतलब शटर बंद, शटर बंद हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, और सबको पता चल जाएगा दुनिया में सबको चल जाएगा कि हमारा बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया, शॉप बंद होगी। तो आज हम वो सीखने वाले हैं,
कि बिजनेस बंद कैसे करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर क्या था, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। वहां आपने देखा था कि पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट होती है, बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, वो तो आपने प्लस वन में देख लिया था। आप भी प्लस वन के बैच में आज भी आओगे तो वहां पे आप देखोगे, वहां देखोगे कि पार्टनरशिप सॉरी बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, कैसे स्टार्ट होता है बताओ बिजनेस। कैपिटल, हमारे बिजनेस की पहली ट्रांजेक्शन क्या है, कैपिटल। कैपिटल आती है, गुड। उस कैपिटल का क्या करते हैं बताओ, छोड़ो, क्या करते हैं, एसेट्स खरीदते हैं और गुड्स खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, हम सर्विसेज हायर करते हैं, हम लायबिलिटीज को हायर करते हैं, फिर लायबिलिटीज को पे करते हैं, सब कुछ करते हैं। बिजनेस स्टार्ट यहाँ से होता है। तो बेटा इसका एंड भी ऐसा ही होगा। बिजनेस को बंद करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर वन, हमें बिजनेस की एक्टिविटीज को बंद करना होगा। और बिजनेस की एक्टिविटीज को बंद करके हमें अपनी बिजनेस की दो चीजों को खत्म करना होगा। जब तक ये खत्म नहीं होती तब तक बिजनेस बंद हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज मेरा एम पार्टनरशिप को बंद करना नहीं है, बिजनेस ही बंद करना है। मतलब पार्टनरशिप यू कैन से एक पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप है जिसको डीड कहते हैं, पर बिजनेस का मतलब एक रूफ है। जैसे आप लोग यहाँ से चले जाओगे, नेक्स्ट बैच आ जाएगा, ये तो हो गया चेंज इन स्टूडेंट्स। अगर ये रूफ गिर जाए अभी जल्दी, सब डेड, सब खत्म। तो ये जो रूफ है ना, दिस इज कॉल्ड फॉर्म। जब ये फॉर्म गिरेगी तो क्या पार्टनरशिप बचेगी, मतलब ही नहीं, चांस ही नहीं है। इट मींस थ्योरी में क्वेश्चन लिखा होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म नेसेसरली मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मींस जब फॉर्म बंद होगी तो उसका कंपल्सरी मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप भी बंद हो जाएगी, बंद होगी, पक्का बंद हो जाएगी। क्योंकि जब फॉर्म ही रही तो पार्टनर्स कहां से रहे। लेकिन जब पार्टनरशिप बंद होगी, सॉरी चेंज होगी किसी पार्टनर के आने से या जाने से, क्या तब फॉर्म भी बंद हो जाएगी, नो, ये तो मीनिंग नहीं है। फॉर्म तो चल रही है, गुड्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एसेट्स आ रही हैं, जा रही हैं, सब सेम चल रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, पार्टनरशिप का आपस में एग्रीमेंट। क्लियर था। अब अगर मुझे अपने बिजनेस को बंद करना है तो मुझे दो चीजें करनी पड़ेंगी बेटा, क्योंकि मेरा बिजनेस इन दो चीजों से ही शो होता है। क्या, और इन दोनों के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल हमारे बिजनेस का पहला ट्रांजैक्शन था। आप सबने अभी भी अग्री किया इस बात से कि हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, प्लस वन में आपने सिखाया था बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूं बिजनेस बंद कैसे होता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल आती है और हम फर्स्ट एंट्री पास करते हैं, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आज हम बोलेंगे बिल्कुल रिवर्स एंट्री, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट एंट्री होगी बेटा, मैं वैसे पहले बता रहा हूं, लास्ट एंट्री होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन कैपिटल को पैसा वापस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल का पैसा कहां लगा हुआ है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जो पैसा लायबिलिटीज से आया वो भी कहां लगा हुआ है, एसेट्स में लगा हुआ है। इसका मतलब इन तीनों का जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम अच्छे से समझते नहीं आज तक। अगर मैं ट्रायंगल समझू, ध्यान ध्यान से कोई जरा इस चीज का, ये मेरे बिजनेस की एसेट्स हैं। आपको पता है कौन कौन सी होती हैं, सब तरह की एसेट्स, चाहे वो करंट एसेट्स हो या लॉन्ग टर्म एसेट्स हो, लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर हो या स्टॉक हो, डेटर्स हो, बीआर हो, कुछ भी हो, जो पैसा भी इनमें लगा होता है वो दो ही लोगों से आता है, जिसको हम प्लस वन में अकाउंटिंग इक्वेशन कहते थे, याद है। या तो वो पैसा किससे आता है, कैपिटल से आता है, या वो पैसा कहां से आता है, पैसा मतलब कुछ भी, गुड्स भी हो सकती हैं, जो भी यहां पड़ा है इस क्लासरूम में, जो भी पड़ा है, ये मेरा बिजनेस है, ये दो ही जगह से आया है। या तो ये पैसा मैंने लगाया है, दैट इज माय कैपिटल, या ये मैंने बैंक से लोन लिया है, या किसी के पैसे भी देने हैं, आउटस्टैंडिंग्स हैं, लोन्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। तो ये बताओ, अगर मुझे इनको पैसा वापस करना पड़े, क्योंकि बिजनेस बंद करने का मतलब है कि आप ओनर का पैसा ओनर को वापस कर दो और लायबिलिटीज का पैसा लायबिलिटीज को वापस कर दो, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा सर, बड़ा काम क्या करना पड़ेगा, एसेट्स को बेचना, नहीं राइट ऑफ नहीं बेटा, एसेट्स को बेचना। राइट ऑफ करने से पैसा थोड़ी आ जाएगा,
एसेट्स को बेचना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप है जो आपको सिखाया जाएगा, इस थ्योरी में से न्यूमेरिकल्स निकलेंगे। हम आज सबसे पहले अपनी एसेट्स को बेचेंगे, सेल करेंगे। सेल करके जो पैसा आएगा, ये बताओ वो पैसा पहले ओनर ले जाएगा अपने घर, या आपको लगता है कि फंडामेंटली वो पैसा हमें सबसे पहले किसको देना चाहिए? क्या लगता है आपको, कॉमन सेंस? लायबिलिटीज को। कुछ बचा तो किसको मिलेगा? ओनर को, कैपिटल को। अदरवाइज समझ लो कि आ गया बिजनेस में लॉस है, फर्म लॉस में चल रही है। इट मींस मेरी फर्म के पास अगर 10 लाख की एसेट्स हैं और मेरे पास 8 लाख की लायबिलिटीज हैं, तो बेटा 8 लाख लायबिलिटीज देने के बाद बाकी जो 2 लाख बचेगा वो किसका होगा? पार्टनर्स का होगा, ओनर का होगा। हो सकता है ओनर ने लगाया 20 लाख था और गया, सब खत्म हो गया, उनको सिर्फ क्या मिले? 2 लाख। वट एवर जो उनके लिए बचेगा वो उनको पैसा वापस मिलेगा। एक बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बिजनेस बंद कैसे होता है। क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ेंगे उसमें बहुत कुछ लिखा होगा, थ्योरी तभी दिमाग में समझ आएगी, अंडरस्टैंड होगी, जब हमें इतनी बेसिक बात पता है कि अपनी एसेट्स को बेच दो, एसेट्स को बेचकर जो पैसा आया लायबिलिटीज को पे कर दो, फिर जो बचा वो किसका है? अनुष्का ध्यान है इधर, किसको पे करना है? कैपिटल को, ओनर को। ठीक है, अब वो कैसे होता है वो समझते हैं। यहां पर एक मिनट दीजिए। एक मिनट, चलिए थ्योरी अभी बाद देखते हैं। पहला पॉइंट, हम यहां पर एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का एक मीनिंग होता है हम अपनी एसेट्स को रियलाइज करेंगे, बेचेंगे, और बेचकर जो पैसा आएगा उसे हम अपनी लायबिलिटीज को पे करने में यूज करेंगे। लेकिन कैपिटल को पे नहीं करना। किसको पे करना है? लायबिलिटीज को। सारी एसेट से पैसा आएगा लेकिन लायबिलिटीज को पे होगा। उसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। ये एक टी शेप फॉर्मेट होगा, बातों बातों में चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। जन एंट्रीज भी करेंगे आज हम। एक ही पेज पे लेते हैं सब कुछ। हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बन रहा है। इट विल बी टी शेप फॉर्मेट। और साथ में हम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज। जैसे बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्रीज होती हैं वैसे बंद करने की भी एंट्रीज होंगी। बिजनेस स्टार्ट जर्नल एंट्री से ही होगा। सपोज जर्नल हम बनाएंगे बेसिकली, और उसका फॉर्मेट सेम जैसे होता है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, सब आपको पता ही है। यहाँ पर पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट कॉलम की जरूरत नहीं बिकॉज रिजोल्यूशन किसी एक पर्टिकुलर डेट पे हो रही है। डेबिट एंड क्रेडिट। अब हमारी फर्म की कितनी एसेट्स है बताइए, कौन कौन सी होती है? मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, और प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, कैश। ये सब कहाँ दिया होता है? बैलेंस शीट में। इसका मतलब एक बार दिमाग में बैलेंस शीट को रख लेते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पर एसेट्स होती है, यहाँ पर लायबिलिटीज। सपोज जितनी तुमने एसेट्स बोली वो सब यहाँ पे हैं। ये बताओ इन सब की यहाँ पर कौन सी वैल्यू दी होती है? बुक वैल्यू है। थ्योरी में जो लिखे मैं आपको आज वो समझा रहा हूँ पहले न्यूमेरिकल फॉर्म में, थ्योरी आपको इजी लगेगी बाद में। उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। जितनी भी एसेट्स बुक वैल्यू पे होती हैं वो हमारी बैलेंस शीट में होती हैं। उनकी मार्केट प्राइस जो होती है वो ब्रैकेट में लिखी होती है, याद है ना? MRP जो भी है उनकी,
मतलब मार्केट में किस प्राइस पे सेल हो सकती हैं, वो प्राइस तो अप डाउन होती रहती है, बट फिक्स क्या रहता है, बुक वैल्यू। तो सपोज मैंने एक फर्नीचर, पहली आइटम है बेटा हमारी फर्नीचर, वो मैंने 30,000 का परचेज किया था, तो मेरी बुक्स में 30,000 का ही है। ज्यादा हम हर साल क्या लगाते हैं उसके ऊपर, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस करके जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। तो से आज जो बैलेंस शीट दी है वो 31 मार्च, क्योंकि डिसोल्यूशन भी ड्यूरिंग द ईयर नहीं होता मोस्टली, हो तो सकता है, बट जो आपके क्वेश्चन है, जो पैटर्न है, वो है एट द एंड ऑफ ईयर। 31 मार्च 22 को हम एक बिजनेस बंद कर रहे हैं, और उस दिन फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लग चुका, लगने के बाद उसको वैल्यू दी है कितनी, 30,000। तो आपको हर एक क्वेश्चन में यहाँ बैलेंस शीट दी होगी, और आपका काम है इस बैलेंस शीट को डिस्ट्रॉय करना। कितना अच्छा काम है, आज बैलेंस शीट बनानी नहीं है, नहीं तो हर चैप्टर में बैलेंस शीट बनाते थे, और मेन पंगा था बैलेंस शीट मैच नहीं होती एंड में आके। आज हमें बैलेंस शीट को तोड़ना है, खत्म करना है इसको, हर एक आइटम को खत्म करना है इसकी। तो मैं उसकी सबसे पहली आइटम को पकड़ रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। वो हमें दिए बुक वैल्यू पे कितनी, 30,000। ऐसे ही लैंड बिल्डिंग सब कुछ दिया, राइट। अब ये बताओ इन एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। अगर इन एसेट्स को मुझे खत्म करना हो, क्या कर देंगे, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे, ये खत्म हो जाएगी, बिकेंगे नहीं अभी, पर पहले इन एसेट्स को हमें, जो उन्होंने कहा था दीपांशु ने, राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ। उसका रीजन बताता हूँ कैसे। हाँ, अल्टीमेट सेल तो करना हमारा एम है ही है, पर हमारा एक एम और भी है बेटा। एसेट्स को ना सिर्फ बेचना एम नहीं है, हमें हर एसेट के ऊपर प्रॉफिट या लॉस भी निकालना है। तो बहुत टफ हो जाएगा ये तो। फर्नीचर बेचा, प्रॉफिट हो रहा है, मशीन बेची, लॉस हो रहा है। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक्सपर्ट्स ने क्या किया, जब इस चैप्टर के अकाउंट्स को बनाया गया था इनिशियली, तो एक बात का ध्यान रखा गया था कि प्रॉफिट लॉस दो चीजों का डिफरेंस होता है। कौन सी, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अगर 30,000 का फर्नीचर मैं 35 में सेल कर दूं तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर 25 में सेल करूं तो लॉस होगा। तो वो कहते हैं ऐसा करते हुए दो एंट्रीज पास करते हैं। पहली एंट्री, हम एसेट्स को उनकी बुक वैल्यू पे खत्म कर देते हैं, खत्म करके एक नए अकाउंट में ले आते हैं, ताकि हर एसेट का एक कॉमन नेम बन जाए। उस एसेट का कॉमन नेम है रियलाइजेशन काउंट। क्या है, रियलाइजेशन काउंट। तो मैं एक फर्स्ट एंट्री पास करने वाला हूं, आप देखना आपको समझ आती है नहीं आती। जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी हैं बेटा, वो सब की सब यहां क्रेडिट हो जाएंगी। क्रेडिट करने के लिए क्रेडिट कर दिया टू एसेट्स, जितनी भी हैं 99% कह लो। हाँ, 1% में कुछ एसेट्स होंगे जिनको हम राइट ऑफ नहीं करेंगे। वो कौन सी हैं, फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम कैश को भी राइट ऑफ कर दोगे, क्या कैश बेचना है, नो। राइट ऑफ कौन सी एसेट्स करनी है, जिनको हमने बेचना है, जिनकी कुछ मार्केट वैल्यू मिलेगी। क्या कैश बेचना है, 2000 का नोट कितने में सेल होगा, सेल करना है नहीं हमें। क्या बैंक बैलेंस भी राइट ऑफ करना है, क्या बिजनेस का कोई लॉस पड़ा है, ये सब बातें समझते हो। क्योंकि आज इस क्लास में वही स्टूडेंट बैठे हैं जो पार्टनरशिप को देखता आया है, चाहे उसको ना भी कुछ आता हो तब भी चलेगा, लेकिन इतना पता है ना कि बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स होती हैं। +1 में बताया वो तो। प्रॉफिट एंड लॉस का एक डेबिट बैलेंस होता है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉस। क्या ये बिकेगा, एडवर्टीजमेंट काउंट बिकेगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस काउंट, ये कुछ भी नहीं बिकेगा। ये तो पहले से क्या है, लॉस है, या कैश है, या बैंक है। इनको छोड़कर, बोल इनको छोड़ देना एक बार के लिए पेंडिंग, इनको छोड़ के बाकी जो आइटम्स बिकती हैं उन सबको पहले राइट ऑफ करना, और राइट ऑफ करके एक नए अकाउंट में ले आना, और हर एसेट का एक नया नाम बन जाएगा। वो है कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन काउंट। रियलाइजेशन काउंट, तो एंटी बोलेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। मान लो सारी एसेट्स का टोटल आ गया। वैसे उन एसेट्स की डिटेल देनी पड़ती है हमें कि वो एसेट्स कौन कौन सी हैं, उनकी डिटेल हमने लिख दी, बीइंग लैंड बिल्डिंग फर्नीचर मशीन, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन काउंट। ट्रांसफर हो गया। सपोज वो है हमारे पास 5 लाख की, सबको सब एक ही एंट्री में ट्रांसफर कर दो, बेचेंगे अलग अलग सबको, पर राइट ऑफ कर दो। क्यों राइट ऑफ किया हमने, और किस पे राइट ऑफ किया बेटा, बुक वैल्यू पे। और हमने एक नया अकाउंट क्यों बनाया, सो दैट आज के बाद मेरी हर एसेट का कॉमन नाम हो, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। जब उसको बेचे तो किसके थ्रू बिके, रियलाइजेशन के थ्रू।
अच्छा, जब सिंपल लॉजिक आपको अभी समझ आ जाएगा, आधे घंटे में पूरा चैप्टर आज की क्लास में समझ आ जाएगा आपको। इसके बाद तो आप टाइम लगाओगे क्वेश्चन करने में, और कुछ नहीं है इसमें। लॉजिक आज ही समझ आ जाएगा। इसमें स्टोरीज ऐसा नहीं है कि पहला गुडविल का ट्रीटमेंट आ जाएगा, रिजर्व्स का कल आएगा, रिवैल्यूएशन परसों है, कुछ नहीं है। जो है आज ही आ जाएगा सर आपके सामने, बस फिर उसके हमने बस क्वेश्चंस करने हैं। इसकी दो तरह से पैटर्न बनता है, जर्नल एंट्रीज एंड अकाउंट्स, दोनों ही करने आते हैं। तो जितनी भी एसेट्स थी हमने उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया एट देयर बुक वैल्यू। अब जब सेल होंगी तो किस पे सेल होगी? लॉजिक आपको क्लियर होता जा रहा है कि जब मार्केट वैल्यू पे बेचेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मान लो मैंने मार्केट वैल्यू पे बेच दी, एक बार अलाउ करो कि मैं सारी एसेट्स को एक पोर्टली में बांधता हूँ, मतलब एक पैकेट बनाता हूँ और उसको बेच देता हूँ। पैकेज बना दिया, जैसे मैं अपना पूरा बिजनेस बेच रहा हूँ 4,50,000 में, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब मैं इन एसेट्स को बेच रहा हूँ बेटा, जब बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कैश। और बिजनेस में गिविंग एंड गेटिंग तो है, हम क्या दे रहे हैं? एसेट्स दे रहे हैं, बदले में क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। तो जब हमें कैश मिलेगा, कैश या बैंक मिलेगा, वट एवर, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ट्रांजेक्शन कैश में हो रही है कि बैंक में हो रही है। ये डिसीजन कहाँ से लेते हो आप? बैलेंस शीट में। कुछ उनको नींद आ रही है, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जी, पैसा आया, लेकिन बदले में हमने क्या दिया? एसेट। क्या दोबारा एसेट लिख सकता हूं मैं यहाँ? नहीं, कभी लिख सकता, क्योंकि एसेट्स तो लिख चुके ना हम। ये तो गलत हो गया, मतलब मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, आप भी तो पहचान लोगे सर ये तो गलत हो रहा है, दो बार लिखोगे क्रेडिट। एसेट्स को तो पहले ही राइट ऑफ कर चुके, उसका एक कॉमन नाम क्या बन गया? तो सर ऐसा करो, एसेट्स की जगह पे क्या लिख दो यहाँ पर? रियलाइजेशन काउंट। अब रियलाइजेशन काउंट कट गया, कंबाइन एंट्री क्या बनी? लेकिन वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि आपने एसेट्स को ट्रांसफर किस पे किया था? बुक वैल्यू पे। बेचा किस पे? इस 5 लाख की मार्केट वैल्यू क्या है? बोलो कुछ भी। 4,80,000। जस्ट समझने के लिए अभी एक एंट्री। तो सेकेंड एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन काउंट, नरेशन लिख देंगे, बीइंग सेल ऑफ एसेट्स, हमने एसेट्स बेच दी। ऊपर वाली एंट्री क्या थी? बीइंग एसेट्स आर रिटन ऑफ, ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन काउंट, राइट ऑफ कर दी, सबके अकाउंट बंद हो गए। अच्छा, राइट ऑफ क्यों करते हैं? क्योंकि सबके अकाउंट क्या करने, हमें बंद करने हैं, और बंद करने के बाद हमें उनको क्या करना है? सेल करना है। प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। ये लॉस किसका है? पार्टनर्स का। पार्टनर्स का है, किस रेशो मिलेगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे इस बिजनेस के पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को ये लॉस मिल जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि हर क्वेश्चन में दी होती है, या हम इक्वल मान लेते हैं अगर ना दी हो तो। क्लियर है इतना? अब लायबिलिटीज पे आते हैं बेटा। बिजनेस की लायबिलिटीज होंगी, यहां दी होंगे लायबिलिटीज, कौन कौन से होते बताइए? देखते कितनी याद है आपको। क्रेडिटर्स दूसरा, थर्ड लोन सुना है मुझे कुछ, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट आउटस्टैंडिंग पड़ा है ना। जो बिजनेस लॉस में चलता है बेटा, उसमें क्या होता है? एम्प्लॉइज को बेचारों को सैलरी नहीं मिली 4-4 महीने से, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कोविड में हमारा इंस्टीट्यूट बंद रहा, तो हम कई बार 3-3 महीने रेंट दे नहीं पाते थे। खुद के पैसे तो यूज कर ही सकते हैं कभी, खुद की सेविंग्स तो हर किसी के पास होती है, पर पॉइंट क्या है कि स्टूडेंट से जब फीस आएगी तभी तो रेंट पे करेंगे। तो कई बार ऐसा होता था कि 3 मंथ्स का रेंट अभी पेंडिंग है, वो मेरे ऊपर क्या बन जाता था? लायबिलिटी। तो पे कर दिया बाद में, लेकिन एक बार के लिए क्या है? वो लायबिलिटी है। और क्या हो सकता है लायबिलिटीज में? रिजर्व, चलो लिख देते हैं रिजर्व, और बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट्स अ गुड पॉइंट। बोलो। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, और बोलो। ईपीएफ हो गया। कैपिटल। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कौन बेटा यहाँ आ चुका? वो तो एसेट्स होती है, मतलब एसेट नहीं होती, वो एक लॉस होता है, क्योंकि डेबिट नेचर है तो इसलिए वो एसेट साइड रहता है। कबाड़ है, स्क्रैप है, पड़ा है, ठीक है ना, मिला कुछ नहीं हमें, बस एक दिन फेंक देंगे हम, कुछ नहीं करना उसका, वो तो यहाँ पड़ा है। पीएल का डेबिट बैलेंस यहाँ पड़ा है। ये सब कुछ थ्योरेटिकली अगर हम नोट्स में देखते तो उसमें लिखा हुआ होता,
बट अभी ज्यादा मजा आता है लाइव में ना, हम खुद बना रहे हैं समझो क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा जो हम बना रहे हैं, ऊपर जो बन रहा है वो क्या है, सॉल्यूशन। अब मुझे ये सारी की सारी लाइबिलिटीज को पे करना है, पर क्या आपको लगता है कि रिजर्व्स को पे करना होता है? क्या पार्टनर को पे करने की जल्दी है हमें? इनको बोलो वेट करो, तुम्हारी टर्न तो बहुत बाद में आएगी, पता नहीं आएगी भी नहीं आएगी, पैसा बचेगा या नहीं बचेगा। अगर फॉर्म इंसॉल्वेंट होगी, वैसे इंसॉल्वेंसी आपका सिलेबस नहीं है, बट जब हम बीकॉम में चैप्टर करवाते हैं तो उसमें इंसॉल्वेंसी भी ऐड हो जाती है। बस ये चैप्टर सेम बीकॉम में आता है, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 में आता है आपको। नेक्स्ट ईयर समझो आप इन दिनों में बीकॉम में ये चैप्टर कर रहे होगे, लेकिन बस साथ में क्या ऐड हो जाएगा, इंसॉल्वेंसी। अभी फॉर्म इंसॉल्वेंट नहीं होगी, लेकिन हो भी सकती है अगर मान लो हम क्रेडिटर्स को ना पे कर सकें तो हमारी फॉर्म को क्या बोला जाएगा, इंसॉल्वेंट। पर अभी मान लो कि इतना बुरा वक्त नहीं आया, अभी एसेट्स बिक जाएंगी, आराम से पैसा आ जाएगा, और वो इतना सफिशिएंट होगा पैसा कि हम लाइबिलिटीज को एटलीस्ट उनको तो पे कर सके। कैपिटल की तो टेंशन है ही नहीं बेटा, ओनर बेचारे को तो पैसा कभी मिलता ही नहीं वापस, ऐसे कह के चलो इनको पे कर देंगे हम। इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, एक और चीज छोड़ देनी है आपने अभी फिलहाल, वो आपने बोली नहीं लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड था कि कोई तो बोलेगा, अभी बोल दो। ऐसा कुछ भी बोल दो। रेंट लायबिलिटी कैसे होगा, वो तो आउटस्टैंडिंग रेंट होगा फिर, वो तो ऊपर आ ही चुका है। पार्टनर्स लोन बेटा बहुत बड़ी आइटम है, पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स के लोन हमेशा चलते हैं हमारे, जो इधर भी दिए होते हैं, लोन टू एक्स वो हमारी एसेट है, और लोन फ्रॉम वाई लायबिलिटी है, इनको भी छोड़ देना। क्योंकि लोन टू एक्स क्या सेल करना है, कि ये ऐसी एसेट है जो सेल करनी हो, नहीं। ये तो बस आपस की बात है ना, कि हमने एक्स को लोन दिया हुआ है, बाद में वो पैसा दे देगा, वो तो आपस की बात है, ठीक है। ऐसे ही लोन फ्रॉम वाई भी आपस की बात है, उसको भी पेंडिंग छोड़ देना, क्योंकि ये हमारे ऊपर एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है। बातों बातों में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन हाँ हम थ्योरी कर रहे हैं सर, ऐसे कह के चलो, थ्योरी में सब लिखा होगा कि दो तरह की लायबिलिटीज होती हैं, वन इज एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड सेकंड इज इंटरनल। ये सब इंटरनल है बेटा। तो लो किन के साथ है, लो इंटरनल के साथ है या एक्सटर्नल के साथ है, एक्सटर्नल के साथ है। जब कोर्ट में केस पहुंचता है तो जो भी जज साहब होते हैं वो बोलते हैं कि तेरे को पैसा मिले चाहे ना मिले, तेरी टेंशन नहीं हमें। ये जो बेचारे क्रेडिटर्स हैं, बैंक है, जिन्होंने तेरे पे क्या किया, ट्रस्ट किया, ये लॉ में बोला जाता है बिजनेस को। बिजनेस के बिहाफ पे कौन आता है, बिजनेस का डायरेक्टर, मैनेजर, जो भी आता है उसको बोला जाता है कि सर देखो आपके बिजनेस पे जिन जिन लोगों ने ट्रस्ट किया है, क्रेडिटर्स ने ट्रस्ट करके क्या दिया आपको, गुड्स, बैंक ने ट्रस्ट करके क्या दिया, लोन दिया, एम्प्लॉयज ने ट्रस्ट करके आपको क्या दी, सर्विस दी, भाई पहले उनका पैसा वापस करो, पहले उनका पैसा दो फिर आना हमारे पास। इसलिए जब फॉर्म इंसॉल्वेंट होती है तो सारी एसेट्स को लो कोर्ट टेक ओवर कर लेती है, उसको बेचती है, नीलामी होती है, ऑक्शन होती है, सब एसेट्स को बेच के जितना पैसा आता है सबसे पहले किसको दिया जाता है, आउटसाइड लायबिलिटीज को। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या क्या आता है बेटा, ये जो आपने बोला है वही आता है, ए टू जेड हर क्वेश्चन में यही मिलेगा आपको। एक और मैं जोड़ देता हूँ इसके अंदर, जो आपने बोला नहीं यहाँ पे, बोल सकते हो अभी भी, मैनेजर कमीशन, वो भी हो सकता है, यहाँ तो कुछ भी बोल सकते हो, पर एक पॉइंट जो सिलेबस में होता है वो होता है वाइफ का लोन अकाउंट, मिसेस एक्स लोन। अब पार्टनर स्मार्ट होते हैं, क्योंकि जिसको लो आती है वो स्मार्ट है, उसको पता है कि लास्ट में डिसीजन क्या होगा, मेरी फेवर में होगा या इसके फेवर में होगा। तो और आप भी समझोगे इतना तो आज पढ़ के, अगर फर्म को पार्टनर लोन देता है अपने नाम से देता, किसके नाम से, किसी और के नाम से, ब्रदर्स लोन, वाइफ, ठीक है, मिसेस लोन, या किसी और लोन, फ्रेंड्स लोन, कोई भी लोन दे दो, वो बन जाएगा एक्सटर्नल। आपका खुद का लोन फंस जाएगा, क्योंकि आप तो एक्स हो, कोर्ट बोलेगी तुम कौन हो, एक्स हो, बैठो साइड पे, जो वेट करो, तुम्हारा पैसा बाद में देंगे। अगर मिसेज एक्स है तो आपको पता है बेटा बिजनेस में डीड किसकी बनी हुई है, एक्स वाई जेड की, वही पार्टनर्स है। मैंने आपको फर्स्ट डे समझाया था, आज भी रिकॉर्डेड है लेक्चर हमारा, सुन लो। क्या बोला था कि एग्रीमेंट, कौन सा एग्रीमेंट होता है, क्या ब्लड रिलेशनशिप चलता है उसमें, नहीं, वो एक बिजनेस रिलेशनशिप। बिजनेस किसका है, एक्स और वाई जेड का। एक्स वाई जेड का लोन
फॉर्म के लिए इंटरनल हो जाएगा। पार्टनर ने लोन समझ के दिया पैसा या कैपिटल समझ के दिया, है तो पार्टनर का ही ना। बट अगर उसने वो गलती नहीं की, अगर उसने स्मार्टनेस यूज की है, उसने पैसा तो दिया फॉर्म को, अपना ही पैसा दिया, पर क्या बोल के दिया, वाइफ का लोन, फ्रेंड का लोन, बैंक का लोन, तो इसलिए मिसेस एज लोन भी, मिसेस एक्स लोन भी क्या बनेगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में है। क्लियर हो गया, बैलेंस शीट समझ आ गई सबको। अब हमें बेटा क्या करना है, अब हमें इन सारी लायबिलिटीज को कंट्रोल एक्स करने, कट करने, मतलब कट करके उसे पेस्ट करना है कौन से अकाउंट में, ताकि जब वो इनको हम पे करें तो भी इनका एक ही नाम हो, रियलाइजेशन। इनका नाम बैंक लोन ना हो, क्रेडिटर्स ना हो, बिल्स पेबल ना हो, क्या हो, रियलाइजेशन, ताकि मैं उससे प्रॉफिट या लॉस निकाल सकूं। क्योंकि सेम बात बेटा ये भी हमारी बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे होंगी, बुक वैल्यू पे होंगी। किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। तो इनको उनकी बुक वैल्यू से ही हटाना है, तो थर्ड एंट्री पास होगी। थर्ड एंट्री पास करते हैं, चलो मैं नीचे करता हूँ पास। यहाँ पर जितनी भी लायबिलिटीज हैं, ऑल लायबिलिटीज डेबिट, ऑल लायबिलिटीज जितनी भी हैं, लेकिन कौन सी वाली, एक्सटर्नल, जिसमें हमने रिजर्व्स को छोड़ दिया, कैपिटल को छोड़ दिया, पार्टनर्स के लोन को छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया, ठीक है। पीएल का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, सब उसी में आ गए ना, वो अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। ऑल डेबिट, डेबिट होते ही इन सबके अकाउंट क्या हो गए, बंद हो गए, सब बंद हो गए। ऑल डेबिट, एक झटके में सारी एसेस खत्म। टू, किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, टू रियलाइजेशन अकाउंट में। अब रियलाइजेशन अकाउंट का कोई रोल नहीं है, मेन है कि लायबिलिटीज के अकाउंट को बंद करना है, तभी तो बिजनेस बंद होगा। बिजनेस को बंद करना सीखना है हमें, क्लोज कैसे करते हैं, वाइंड अप कैसे करते हैं। ऑल लायबिलिटीज को डेबिट करते हैं, बंद हो जाती हैं वो, टू रियलाइजेशन अकाउंट। किस वैल्यू पे, मान लो हमारी लायबिलिटी थी से 3 लाख की, कितनी थी, 3 लाख की। जब एसेट थी 5 लाख की मेरे पास, तो लायबिलिटीज कितनी है, 3 लाख की, ठीक है। अब उस 3 लाख की लायबिलिटीज को पे कितने में करेंगे, बता दो जल्दी से। क्या बुक वैल्यू पे करेंगे, कभी भी नहीं। अब फॉर्म जब बंद हो रही है ना, वो बेनिफिट लेगी, वो क्रेडिटर बोलेगी देखो जी हमारी फॉर्म तो हो रही है बंद, हम तो भागने वाले हैं, बंद होने वाले हैं, बताओ कितने में सेटलमेंट कर दे। तो फिर सेटलमेंट क्या हो जाएगी, कम में हो जाएगी, सिंपल। तो मुझे बोलो सर चंडीगढ़ छोड़ के जा रहे हैं, कल से हम ट्यूशन पढ़ने नहीं आएंगे, अब बताओ आपकी फीस कितने में पे करें, हम जितने दे सकते दे दो, खत्म बात। जितना आगे वही बोलते, बाकी आएगा नहीं, कल तो आएगा नहीं, क्योंकि वो लायबिलिटीज को खत्म करने वाली बात है। हर लायबिलिटी आपको क्या देगी, डिस्काउंट, क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा, इवन बैंक से भी बार्गेनिंग कर सकते हो यहाँ पे, हर किसी से बार्गेनिंग हो सकती है। बट चलो अगर बार्गेनिंग नहीं की तो सेम वैल्यू पे कर दो, पे तो करना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं ऑल लायबिलिटीज को जब हम पे करेंगे तो पैसा तो जाएगा टू कैश या टू बैंक। अरे बताओ मैं क्या लायबिलिटीज को दोबारा डेबिट कर दूं, इतना तो आप भी समझते हो कि सर लायबिलिटी तो एक बार डेबिट हो चुकी, खत्म होगी, दोबारा डेबिट नहीं कर सकते उसको आप। उसको आपको अब एक ही नाम से डेबिट करना है, किस नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट से। ये हमारे बेसिक्स हैं और थ्योरी भी है। इसको बोलते हैं सेटलमेंट, क्या बोलते हैं, सेटलमेंट। थ्योरी जब हम पढ़ेंगे सेटलमेंट, क्योंकि डिसोल्यूशन की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, या तो फर्स्ट चैप्टर से थ्योरी आती है पार्टनरशिप फंडामेंटल, या लास्ट चैप्टर से आती है डिसोल्यूशन, बीच के चैप्टर से, सॉरी गुडविल भी है उसमें इंपॉर्टेंट। 3 चैप्टर थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप फंडामेंटल, गुडविल एंड डिसोल्यूशन। इनकी थ्योरी क्लासेस आपको अलग से मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, और साथ में इनको हम याद भी करके जाएंगे एग्जाम में। तो वहां सेक्शन 48 आ जाता है, सेक्शन 48 है हमारा एक, जो बताता है कि अकाउंट सेटल कैसे करने हमने। तो वहां लिखा हुआ है सबसे पहले किसको पे करना है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को। नंबर 2 पे किसको पे करना है, पार्टनर्स के लोन को। फिर कुछ बचे तो किसको, पार्टनर्स की कैपिटल को। तो बोलो भी नंबर 1 पे कौन है, एक्सटर्नल, नंबर 2 पे पार्टनर्स लोन, नंबर 3 पे कैपिटल। कैपिटल सबसे लास्ट में, बिजनेस सबसे पहले क्या आती है, कैपिटल, पे सबसे बाद में आती है। क्लियर। एसेट्स में कोई सीक्वेंस नहीं है, ऐसे जो हाथ लगे बेच दो। जैसे आप मुझे आज बॉटल बेच देता हूँ, कुछ पैसे आएंगे 200-300 रुपए, है ना, मैं फिर कल को प्रोजेक्टर बेच दूंगा। एसेट्स में कोई रोल नहीं है कि पहले क्या बिकेगा, बेचने सब बस, कस्टमर जब आएगा बेच दो। एसेट्स बिकती हैं ऐसे, हम ऐड दे देते हैं कि बिजनेस बंद हो रहा है, उठा लो जो उठाने हैं, कोई फ्रिज लेके जाएगा, कोई एसी लेके जाएगा, कोई फर्नीचर लेके जाएगा। एसेट्स को बेचना है, तो फॉर्म को बंद करने में भी 3-4 महीने 2 साल भी निकल सकते हैं। तो जैसे से एसेट्स बिकेंगी
वैसे से हम पैसा देंगे। इसको बोलते हैं पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? टुकड़ों में, पीसेस में। बट वो आपका सिलेबस नहीं, डोंट वरी, ये भी ग्रेजुएशन में आता है, आपको सेमेस्टर 1 में आता है कि जैसे जैसे ऐसा बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट होता है। फर्नीचर बिका, हमने किसको दे दिया? क्रेडिटर को। फिर लैंड बिकी, हमने दे दिया बैंक को। ऐसे होता है, एक एक एसेट बिकेगी और एक एक लायबिलिटी को पे करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले किसको पे करेंगे? बट आपका 12th का सिलेबस बहुत बेसिक लेवल पे है, बहुत बेसिक लेवल पे। ये वो चैप्टर जिसको दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ता कभी, इतना इजी चैप्टर। गुडविल, डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये बहुत इजी चैप्टर्स में से आते हैं, इन्हें दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ता, बस एक बार कर लो बहुत है। हमने एसेस को एक साथ बेच देना है, ये कहा जाएगा ऐसे, यहाँ पे एक्चुअल होता नहीं। सारी एसेस आपके एक साथ बिक जाएंगी 12th के सिलेबस के हिसाब से, लेकिन उसको हम यूज कैसे करेंगे? उस पैसे को लायबिलिटीज को पे करने में। अब बताओ, ये जो लायबिलिटीज पे होंगी, ये किस प्राइस पे होंगी? मार्केट प्राइस पे, मतलब डिस्काउंट के बाद, बार्गेनिंग के बाद। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, से हमने 2,80,000 में सबको सेटल कर दिया। 3 लाख की लायबिलिटी कितने पे होगी? 20 में। प्रॉफिट हो गया, लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ, लॉस क्यों हुआ? प्रॉफिट हुआ कितने का? और ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ था? लॉस हुआ था। तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ, 20,000 का लॉस हो गया, तो हमारा 0 आ गया बैलेंस। लेकिन थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। अभी हम मानते हैं कि हमने इसको डिस्काउंट ज़्यादा ले लेते हैं, कोई बात नहीं, सिर्फ हाथ ही जोड़ने ऐसे क्रेडिटर्स के सामने डिस्काउंट मिल जाएगा। मिल गया डिस्काउंट, सिंपल, रिक्वेस्ट करो, मिल गया डिस्काउंट। कितना? 50,000। 50,000 का क्या हो गया? गेन। इसको गेन बोलते हैं बेसिकली, प्रॉफिट नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? गेन। जो अनएक्सपेक्टेड होता है, लेकिन फिर भी हो जाता है कभी ना कभी, इवेंट्स पे डिपेंड होते हैं। 50,000 का हमें गेन हो गया और लॉस हो गया। अब गेन और लॉस का डिफरेंस प्रॉफिट। आज तक आपको ड्रीम्स में भी आता होगा रिवैल्यूएशन काउंट, आज तक आपको उसका नाम क्या था? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। आज हम बोलेंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? तो आपका हुआ करेगा क्वेश्चन कि सर इस क्वेश्चन का रियलाइजेशन प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो गलती कहां कर रहे हो? एसेट्स को बेचने में या लायबिलिटीज को बेचने में। राइट करने का स्टेप तो कॉपी है ना, दे के लिखने, बुक वैल्यू को देख के किस में ले आना है? रियलाइजेशन काउंट में। बेचना ही मेन है यहाँ पे, वो उनको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। एसेट्स किस वैल्यू पे सेल होंगी, उसके लिए वो आपको कुछ टेक्निकल चीजें देगा, कैलकुलेशन देगा, उस हिसाब से हमें सेल प्राइस निकालनी होगी। जैसे डेटर्स पे बैड डेट्स होगी, फिर हमने उनको रिबेट दिया, डिस्काउंट दिया, उसके बाद वैल्यू निकालने की कितना पैसा डेटर से हमें आया, राइट। अल्टीमेटली जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ वो किसका है? पार्टनर्स का है। तो हमें यहाँ 30,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, क्योंकि गेन 50,000 का है और लॉस 20,000 का है। वो प्रॉफिट किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। फिफ्थ एंट्री रेडी है हमारी। अगर प्रॉफिट पार्टनर्स को देना है तो वो प्रॉफिट किस अकाउंट में पड़ा है? आज तक हम बोलते थे रिवैल्यूएशन काउंट डेबिट, आज क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन काउंट डेबिट। टू XYZ ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। हो जाएगा? क्लियर है? ये पहला सेगमेंट है। क्लियर हो गया सेगमेंट? सेकंड पे आ जाऊं, कोई डाउट है इसमें से? 5 एंट्रीज बैक टू बैक समझ आ गई। नंबर 1 कौन सी एंट्री थी? टू एसेट्स। सेकंड लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन। ऐसे बोलो, चलो एसेट्स भी ट्रांसफर कर दी और लायबिलिटीज भी। ये तो घर का काम है, पहले कर लो। अब मार्केट में निकलो, एसेट्स को बेचने और लायबिलिटीज को पे करने। एसेट्स कैसे सेल होंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू, कोई नहीं बोलेगा लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, हम सबको खत्म कर चुके हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज को पे कैसे करोगे? डेबिट टू कैश। रियलाइजेशन को मत इंपॉर्टेंस दो, इंपॉर्टेंस दो कैश को। कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, तो प्लस वन से स्ट्रॉन्ग है आपका चीज। और इन चारों एंट्रीज का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा एक सिंगल अमाउंट, प्रॉफिट या लॉस, वो ओल्ड पार्टनर्स का है, एज इट इज जैसे होता है। ये है आपका फर्स्ट सेगमेंट। क्लियर हो गया? सेकंड पे आते हैं, उसमें मैं आपको और डिटेल में लेके जाता हूं। सेल ऑफ एसेट्स की हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा? हम उनको कैश में या बैंक के थ्रू बेचेंगे, मतलब हम उनको मार्केट में बेचते हैं। जैसे फर्नीचर मार्केट में बेचना है मुझे, तो बेच दिया मैंने, क्या एंट्री पास होगी?
कैश अकाउंट डेबिट टू 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 देखो थर्ड टाइम गलत बोले ना, फर्नीचर होगा नहीं, फर्नीचर कहाँ जा चुका है? हाँ ये बात आपको याद करनी है, फर्नीचर नहीं है, वो खत्म हो चुका, राइट हो चुका, उसको फेंक दिया किस अकाउंट में? अब जो एसेट बिकेगी किस नाम से बिकेगी? लो जी बिक रही है, तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वही आपकी थर्ड एंट्री जो हमने अभी ऊपर की थी। लेकिन लेकिन किंतु परंतु यहां पर पार्टनर्स होते हैं और पार्टनर्स को कोई एसेट पसंद होती है, बोलते हैं रेफ्रिजरेटर बिल्कुल नया खरीदा था अभी, ये तो मैं घर लेके जाऊंगा। दूसरा पार्टनर बोलता है ठीक है एसी मैं लेके जाऊंगा, ठीक है बिजनेस के नाम से कोई और चीज है तो वो लेके जाएगा। तो पार्टनर्स में भी ऐसे हो जाता है, हम बोलेंगे ले जाओ, पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में तो नहीं मिलेगा। बिजनेस या लॉ बोलेगा कि पार्टनर्स अगर तेरे को पसंद है ले जा, अच्छी बात है, बाहर बेचने से बेटर है ना। अब मुझे इस एसी को बेचना हो, मुश्किल काम है ना बेचना, पता नहीं कौन खरीदने आएगा, उससे क्या डील होगी। अगर मैं इसको अपने घर लेके जाऊं बहुत इजी काम है, ले जा सकता हूँ, बट अकाउंटिंग एंट्री बनेगी, पार्टनर को भी फ्री में नहीं मिलेगा, उसको भी उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? पैसा। पर पार्टनर से कभी कैश में नहीं आता, वो बोलते हैं मेरी कैपिटल में से निकाल लेना बाद में। मैं कैश क्यों दूं जब मेरा ही बिजनेस है, मैंने लगाया ही पैसा बिजनेस में, पर हाँ मैं लेके जा रहा हूँ तो वो होगी ड्रॉइंग्स, क्या होगी? ड्रॉइंग्स। और आपको पता है स्पेशल इवेंट्स पे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट नहीं होता, सीधा हम किसको डेबिट कर देते हैं? कैपिटल अकाउंट। ड्रॉइंग कौन तब डेबिट करते हैं? जब चलता बिजनेस हो। अब तो बिजनेस पार्टनरशिप में जैसे एडमिशन, डेथ, ये सब स्पेशल इवेंट्स हैं, और आज है डिसोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो सीधा। तो मान लो हमारे बिजनेस के पार्टनर नाम है एक्स, एक्स को स्टॉक पसंद आ गया कि स्टॉक मैं लेके जाऊंगा, ले जा भाई, अच्छी बात है, एक एसेट बिक गई हमारी बाहर की बारी, तो हमने वो पैसा किसके नाम डाल देने? एक्स। और आपको बता रहे एक्स कैपिटल अकाउंट जब भी डेबिट होता है एक्स की कैपिटल कम हो जाती है। पिछले 4 चैप्टर्स में आपको ये समझाया, 4 के भी 5 हो गया, तो कि जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, डेबिट मींस माइनस, क्रेडिट मींस प्लस, व्हाई? नेचर, कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट करते जाओ बढ़ती जाएगी, प्लस होती जाएगी, डेबिट डेबिट करते जाओ माइनस हो जाएगी। आज हमने पार्टनर की कैपिटल में से पैसे निकालने हैं, किस चीज के? स्टॉक के, क्योंकि वो स्टॉक लेके जा रहे हैं, वो फर्नीचर लेके जा रहे हैं, उसके पैसे निकालने हैं, हमने निकाल लेते हैं। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखो? गुड। कोई ऐसा है भाई बंधु हमारा जो स्टॉक लिखना चाहता है? नहीं, लिख लेना एक आधी बार, ठीक है, फिर डांट पड़ेगी उसके बाद, ठीक है, मिस्टेक आएगी सामने। तो अब यहां पर स्टॉक नहीं लिखना, क्या लिखना है? इसलिए बहुत इजी चैप्टर बेटा, एक बार सारी एसेट्स को रिलेशन अकाउंट में डाल दो, फिर हर बार रिलेशन चलता रहेगा। तीसरा पॉइंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल सेटलमेंट। जैसे हमारे क्रेडिटर्स को भी पसंद आ जाता है स्टॉक, ऐसा हो सकता है ना, क्रेडिटर्स को मशीन चाहिए, हम क्रेडिटर्स को क्या बोलते हैं कि सर ऐसा है, हम कैसे बात करेंगे? हम उनको बुलाएंगे फॉर्म में या उनके पास जाएंगे कि सर देखो हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, हमारी फॉर्म लॉस में है, पर डोंट वरी हम भागने वाले नहीं है, आपका पैसा देके जाएंगे, आप सिर्फ वेट करो। बोले क्यों वेट करो? अब लोग हमारी मशीन बिकेगी, हमारा पैसा लगा कहाँ हुआ है? एसेट्स में लगा हुआ है। मान लो किसी का जैसे रिलायंस कंपनी का बिजनेस 5,000 करोड़ का हो, तो क्या 5,000 करोड़ टेबल पे पड़े हैं? वो तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो पैसा लगा रखे हैं उन्होंने मशीनरी में, लैंड, बिल्डिंग, आउटलेट्स, कम्युनिकेशन, उनमें लगा रखा है पैसा। पैसा कभी भी किसी के पास कैश नहीं होता, उसके पास हमेशा किस फॉर्म में होता है? एसेट फॉर्म में। हाँ कैश भी होता है थोड़ा बहुत, बैंक भी होता है, पर मेजर पोर्शन कहाँ लगा होता है? एसेट्स में। अब इस क्लासरूम में आपको कैश थोड़ी दिख रहा है कहीं भी, लेकिन जो पैसा मैंने लगाया तो किस में लगाया? एसी में लगाया, प्रोजेक्टर में, फर्नीचर में, एसी में लगाया। ऐसे हर बिजनेस के एसेट्स होते हैं, तो हम क्रेडिटर को क्या बोलेंगे? एसेट्स को बिकने दो, हम आपका पैसा दे देंगे। तो बोलेंगे ऐसा करते हैं, जस्ट एन आइडिया, कि आप ऐसा करो वो एसेट हम ही दे दो, ये गुड है कि नहीं? वेटिंग पीरियड खत्म हो गया, आपने वो एसेट उठा के किसको दे दी? क्रेडिटर को दे दी, आप भी खुश वो भी। नहीं तो पहले मैं एसी बेचूंगा, वहां बार्गेनिंग होगी, फिर पैसा आएगा, फिर किसको दूंगा?
क्रेडिटर को। क्रेडिटर कोई बात नहीं सर, एसी हम ले लेते हैं, मशीन हम रख लेते हैं, फर्नीचर हम रख लेते हैं। तो कई बार हमारे क्रेडिटर्स को हमारी एसेट पसंद होती है, वो हमसे पैसा ना लेकर क्या ले लेते हैं, एसेट। एक ही बात है, एक ही बात है ना, पैसा आया भी नहीं और गया भी नहीं। एंट्री क्या बनेगी, सोचो एंट्री, एक एंट्री तो बनेगी। हाँ एक एक करके बोलते हैं। दिया बोलो क्या बोल रहे हो। तो फिर ऊपर पहले हमने क्या क्या बनाया है, हम ऊपर तो बना चुके हैं, लायबिलिटी डेबिट कर चुके हैं ऊपर। दोबारा करोगे डेबिट, नहीं ना, नहीं नहीं करेंगे। लायबिलिटी डेबिट तो नहीं होगी, कैंसिल होगी बात। और बताओ, एसेट्स को राइट ओवर कर दे, एसेट्स पहले राइट ओवर कर चुके हैं, क्या एंट्री पास हुई थी, रिलेशन डेबिट टू एसेट। क्रेडिटर भी राइट हो चुका है, हाँ लायबिलिटी भी राइट हो चुकी और एसेट भी। तो करने कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं करने को बेटा आपके पास, चाहकर भी हम कोई एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा नो एंट्री, कोई एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज हमारी एसेट्स पहले ही खत्म हो चुकी, लायबिलिटी पहले खत्म हो चुकी। अकाउंटिंग एंट्री पास करने के लिए कुछ कैश तो आना चाहिए, कुछ तो हो जो आ रहा है या जा रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। यही पॉइंट नेक्स्ट बनता है। लो जी, आपको वो डाउट भी क्लियर करते हैं, दैट्स अ गुड पॉइंट। साथ में अगर आप सोचते रहोगे ना तो माइंड में कुछ क्वेश्चंस भी क्रिएट होंगे। ये दो ही तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, जो उसे सुनते हैं और जो सुनने के साथ साथ सोचते भी हैं, इंटेलिजेंस वही होते हैं, उनके लिए ज़्यादा मेमोरेबल होता है लेक्चर। अब यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ आने वाली आपके सामने, ये आपका रिलेशन काउंट है, रिलाइजेशन काउंट यहाँ मैंने लिख दिया। बोलो क्या लिखूं, कौन सी लेके जा रहे हैं एसेट, मशीन टू मशीन या टू मशीनरी काउंट या प्लांट एंड मशीनरी काउंट, वट जो भी नाम है उसका, वो बैलेंस शीट से कट कॉपी करना है आपको, बस वहां से कट किया यहाँ पेस्ट कर दिया। कितने की मशीन है हमारे पास, 50,000 की। ये हमारे क्रेडिटर को पसंद आ गई, क्रेडिटर पहले ही राइट हो चुके हैं, एक एंट्री पास हो चुकी है। मैं आपको याद करवाता हूँ हमने एंट्री पास कब की थी। मैंने एक एंट्री बनाई थी बेटा, रिलाइजेशन काउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, दिख रही है आपको, मेरी पहली एंट्री है वो, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स खत्म, चाहे वो कोई भी है ए टू जेड, कुछ एसेट्स को छोड़ के, कैश बैंक वो तो हमें पता है, बाकी सारी। और दूसरी एंट्री भी मैंने पास की थी आपके सामने, ऑल लायबिलिटीज डेबिट टू रिलाइजेशन काउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन काउंट। अब बोलो हाँ जी, आप बोलो अनुष्का, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, 40 लिख दूं, ठीक है। अब हमारा सेगमेंट क्या चल रहा है कि इन क्रेडिटर्स को ये मशीन पसंद आ गई। अब बताओ मैं क्या एंट्री पास करूं, जो बनाओगे बना दो, बोलो क्या करूं, बाय क्या लिखूं, पैसे दे रहे हैं वो पैसे, क्या कोई पार्टनर कुछ टेक ओवर कर रहे हैं, क्योंकि दो ही चीजें बाय हो सकती है बेटा, या पार्टनर्स कैपिटल या तो एसेट कैप पार्टनर लेके जा रहे हैं, ये ऐसे किसमें हो रही है, कैश में। ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि क्रेडिटर्स मशीन लेके जा रहे हैं। आप ये बोल रहे हो कि गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यस हो रहा है, कितने का हो रहा है, क्या दिख रहा है आपको या दिखाना पड़ेगा, क्यों दिखाना पड़ेगा बेटा, दिख रहा है, दिखाऊं मैं आपको, दिव्य दृष्टि दूं आपको, ये देखो, अब एक येलो लाइट निकलेगी, सुपर पावर, आप अवेंजर बन जाओगे अभी। क्या 10,000 दिख रहे हैं आपको, नॉर्मल आई से दिखेंगे, नॉलेज की आई से दिखेंगे, मुझे 10,000 नजर आ रहे हैं यहाँ, मुझे साफ नजर आ रहा है कि मुझे 10,000 का लॉस हो गया, आपको नजर नहीं आ रहा। 50,000 में से 10,000 माइनस करो, सॉरी 40,000 माइनस करो, कितना दिख रहा है आपको, वो दिख नहीं रहा, बस दिखेगा, कितना दिख रहा है, किस साइड दिख रहा है वो आपको, क्योंकि डेबिट साइड किससे ज्यादा है, डेबिट में 50,000 हैं, क्रेडिट में 40 हैं। जब 50,000 40,000 से ज्यादा हैं तो पहले ही डेबिट साइड पे 10,000 पड़ा है, आप और क्यों डालोगे, ये तो गलत हो जाएगा, वो 10 का 20 हो जाएगा, या इधर डालोगे तो कट जाएगा। तो कहने का मतलब बेटा प्रॉफिट लॉस तो आपको हो ही चुका ऑलरेडी। जब आपकी 50 की एसेट कितने में जा रही है,
और लॉस कैसे होता है? लॉस हो गया, जैसे मैंने आपसे 40,000 फीस लेनी है और आपने मुझे दिखा दिया सर देखो मैंने आईफोन खरीदा 50,000 का, बस मैंने रख लिया, बेटा हो गया हिसाब खत्म, क्लियर हिसाब, ना आप फीस मत देना ना मैं को मोबाइल दूंगा, हिसाब बराबर। और ये तो लॉस में जा रहे हैं क्योंकि मोबाइल कितने का है? 50,000 का है। आप पहले बोलते हम ऐसा मोबाइल लेके आते जो 1,000 रुपये का होता, वो भी पड़ा है हमारे पास। फीस के साथ क्या सेटल कर रहा हूँ मैं? मोबाइल। अगर मोबाइल 50 का है तो मुझे फायदा, तुम्हें नुकसान। तो ये तो अपने आप हो जाएगा, हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले स्टेप में, बेटा ध्यान से देखो, पहले स्टेप में आप मशीन्स को कहाँ ट्रांसफर कर चुके हो? रजिस्ट्रेशन में। और दूसरे स्टेप में क्रेडिटर्स को। अब एंट्री की जरूरत तब बनती है अगर कोई पैसा आएगा या जाएगा, ना तो कुछ आ रहे ना जा रहे, तो हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी। तो एसेट्स को बेचने के 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं। बोलो पहला मेथड कौन सा है? कैश आएगा, ठीक है, उसकी एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बोलो? कैश आ रहे, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन क्रेडिट हो गया बाय कैश, बाय कैश अकाउंट। अब मान लो हमने ये एसेट क्रेडिटर को दिया, हमने मना कर दिया नहीं सर हम आपको देंगे, आप तो बहुत पैसे कम बोल रहे हो, हम इसको मार्केट में बेचेंगे, और हमने मार्केट में बेच दी 48,000 की। अभी भी लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? कितने का? तो ठीक है चलो क्रेडिटर को भी दे, क्यों क्रेडिटर कितने में मांग रहे हैं? सिंपल। आप ऐसा करो ना, मोबाइल बेच के मेरी फीस दे दो, आपको नुकसान नहीं होगा। पर अगर मैं अपनी फीस के बदले में आपको मोबाइल रख लूंगा जो कि 50,000 का है, तो आपको पक्का क्या होगा? नुकसान होगा। तो जब हमें ऐसा लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि क्रेडिटर को देने की बजाय अगर हमें एसेट मार्केट में बेचेंगे तो ज्यादा रेट पे बिकेगी, तो हम सेकेंड ऑप्शन लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है कि हम एसेट्स को मार्केट में बेचते हैं कैश में। दूसरा पार्टनर कहता है ऐसा करो मेरे को ही दे दो, मैं ले जाता हूं इसको। अब एक्स लेके जा रहे हैं बेटा, तो एंट्री क्या बनेगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रजिस्ट्रेशन। इस चैप्टर की 10 एंट्रीज हैं बस, पूरी वही घूमती रहेंगी, उसी ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, जो कि बहुत इजी पार्ट है। एक्स कैपिटल डेबिट टू रजिस्ट्रेशन। बट प्रेजेंटेशन इतनी इजी है ना बेटा, आप आंखें बंद करके बैठोगे ना कि मुझे समझना ही नहीं, फिर भी समझ आएगा, इतना इजी चैप्टर है ये। दिमाग तो लगता है नहीं इसमें, तो दिमाग का रोल ही नहीं कोई इसमें, बहुत इजी प्रेजेंटेशन है। डेबिट साइड पर सारी एसेट्स आ जाएंगी और क्रेडिट साइड पर उसकी सेल आ जाएगी, बाय कैश या बाय पार्टनर, एक ही बात है। पार्टनर कहता है मैं ले जाता हूँ 49,000 में, तो आप किसको दोगे? पार्टनर को या मार्केट में? पार्टनर को। तो फिर हमने बोला कि पार्टनर तू ले जा, तेरे से 1,000 ज्यादा आ रहा है, बट आएगा इससे भी, फ्री में नहीं देनी, ये कि अभी नहीं आएगा बाद में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी आए या बाद में आए। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 2 ऑप्शन क्लियर हो गया आपको, इन 2 में से एक होगी। ऐसे बेटा जब हम लायबिलिटीज को पे करेंगे, तो लायबिलिटीज को पे करने के लिए 2 ऑप्शन होंगी। हमारी सेकंड सेगमेंट में हम अभी चल रहे हैं, वापस आ जाते हैं वहीं पे। एसेट्स को सेल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। एसेट का नाम तो बोलना ही नहीं, भूल जाओ, तुम्हें आता ही नहीं एसेट का नाम बोलना, वो तो पहले स्टेप में खत्म हो गया। या कौन लेके जाएगा? पार्टनर, या फिर क्रेडिटर्स। तो उस टाइम कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर्स भी वही है, एसेट भी वही है। क्रेडिटर राइट साइड में है, एसेट लेफ्ट साइड में है, जब दोनों वहां है तो खत्म हो गया, हमें अलग से कुछ नहीं करना। हाँ जब तक पैसा ना आता है ना जाता है, हाँ ये हो सकता है हम क्रेडिटर बोले ले जाओ भी, लेकिन साथ में 5,000 और दे दो, फिर तो कैश आएगा, फिर एंट्री पास हो जाएगी, फिर देखेंगे क्या होती है एंट्री पास। पर 40,000 और 50,000 का आपस में क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया, वो खत्म। फाइनली if anything received by the firm 5,000 या anything paid by the firm, उसकी एंट्री बनाएंगे। जब तक कोई पैसा आता जाता नहीं है तब तक एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। सेम वे में बेटा सेल ऑफ लायबिलिटीज भी है, सॉरी पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज भी है। लायबिलिटीज को अगर हमें सेटल करना है उसके भी 3 तरीके हैं, कोई बता सकते हैं कैसे हो सकती है? अब बता सकते हो आप चाहो तो, वही 3 चीजें। पहली, हम कैश में पे कर सकते हैं। दूसरी, यस पार्टनर्स को मना सकते हैं कि भी ये लायबिलिटी आप पे कर दो, हम पैसे आपको दे देंगे। जैसे मिसेज एक्स लोन, एक्स की वाइफ का लोन, पक्का एक्स बोलेगा कि ऐसा करो मैं वाइफ को समझा दूंगा, उसके साइन करा के ला दूंगा आपको,
वो पैसे मेरी कैपिटल में डाल दो, तो एक्स विल टेक ओवर हिज वाइफ लोन, ऐसा लिखा होगा। मीन्स उसकी वाइफ को पे करने की जरूरत नहीं है, उसकी वाइफ को वो खुद ही पे कर देगा। आप वो पैसे किसको दे दो, पार्टनर। ऐसे पार्टनर बोल सकते हैं कि क्रेडिटर्स मेरे नेबर ही हैं, मैं कर लूंगा बात उनसे, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, क्रेडिटर्स को मैं दे दूंगा पैसे। क्या फ्री में बोल रही है? आप बोलोगे दैट्स वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू, अगर आप दे दोगे पैसे इससे अच्छा और क्या है। बोलेगा फ्री में नहीं, पैसे दो मुझे को, पैसे दो फिर दूंगा उसको। पर पार्टनर को ना कुछ कैश देना है ना कुछ कैश देना है, बस पार्टनर को तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। अब ये पार्टनर क्या ले रहा है, क्रेडिट, वो पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी वो देगा घर जाके। जैसे मैंने सूजो को बोला कि बेटा आप मेरी इंस्टीट्यूट का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दोगे, जस्ट डू मी फेवर। कहता हाँ सर कर दूंगा, मैं जाते थे 21 सेक्टर में रहता हूँ, मैं पे कर दूंगा, वहाँ सनबर्ग सेंटर है, मैं हाँ पे कर देना। सुजी सर को बोल दिया सर इसको बिल दे दो, बस और कुछ नहीं देना। क्या पे करना है इसको, बिल। तो सर ऐसे थोड़ी, पैसे भी दो, मैं सिर्फ सर्विस दूंगा आपको, बस कि आप मत जाओ, आपकी जगह पे मैं पे कर रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ साथ क्या देना पड़ेगा, पैसा। मेरी पॉकेट में पैसा डालो, मैं पे कर दूंगा। तो पार्टनर कहता है मेरी कैपिटल में पैसा डालो, जितना डालोगे उतना मैं अपने नेबर को पे कर दूंगा, क्रेडिटर सेटल हो जाएंगे। तो पार्टनर भी पे कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पैसे हमने क्रेडिटर को देने हैं वो किसको दे देंगे, पार्टनर को, तो वहां पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तीसरा, समझाने की जरूरत ही नहीं, ये पॉइंट तो यहां भी आ गया, म्यूचुअल सेटलमेंट। अगर क्रेडिटर को मशीन पसंद आ गई तो दिमाग जितना मर्जी लगाते रहना, एंट्री नहीं बता पाओगे, क्योंकि एंट्री की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इसलिए ये वाला पार्ट देखने वाला है ही नहीं, समझा जाए तो बहुत इजी है, एंट्री विल नॉट बी रिक्वायर्ड। और जहां देख लिया एक एसेट एक लायबिलिटी टेक ओवर कर रही है, या एक लायबिलिटी के पास एक एसेट जा रही है, तो वो एंट्री नहीं बनती, क्योंकि दोनों चीजें ऊपर राइट ऑफ हो चुकी हैं। ये तो आज मैं आपको थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ। अगला 2 वीक्स है हमारे पास, 2 वीक्स ये चैप्टर चलता है, आपके क्वेश्चन डाउट्स है ना, उन सब में आप देखोगे कि एक ही चीज बार बार आपके सामने आएगी, यही चीज प्रेजेंटेशन के साथ, या तो जर्नलिटी बना रहे हैं या हम अकाउंट बना रहे हैं फर्स्ट डे, लेकिन जितना हम समझ जाएंगे उतना हमारे लिए बोनस है। अब एंट्रीज क्या बनेंगी बताओ भी, अगर क्रेडिटर को मैं पे कर रहा हूँ कैश, तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा, पैसा आएगा जाएगा, गुड, टू कैश, बस मुझे याद करना है, बाकी तो अपने आप ही याद है। डेबिट में क्या है, रियलाइजेशन काउंट डेबिट। सेकंड, पैसा कौन पे करेगा, पार्टनर, तो भी रियलाइजेशन तो डेबिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी उसके अंदर पड़ी है, वो डेबिट करना पड़ेगा। टू कैश की जगह पे क्या हो जाएगा, टू वाइज कैपिटल काउंट, वो पैसा वाई की कैपिटल में प्लस हो जाएगा। मैंने अभी बोला पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करने का मतलब माइनस, और क्रेडिट करने का मतलब प्लस। ये पैसा पार्टनर की कैपिटल में डाल दो, वो दे देगा, सिंपल, क्लियर। जैसे आप मुझे बोलो सर आप क्या मेरे भी यहाँ पे बुक्स खरीद सकते हो, यस बेटा, आप पैसे मेरे बैंक अकाउंट में डाल दो, मैं खरीद लेता हूँ, अमेजोन से मैं मंगा लेता हूँ, पैसे मैं दे दूंगा अपने डेबिट कार्ड से, पॉइंट वही है ना। पर आपको पैसे देने तो पड़ेंगे ना मुझे, तभी तो मैं करूंगा वहां पे। तो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, आगे पार्टनर अपने पे कर देगा, उसके घर में कैश पड़ा तो वो दे देगा, वो पैसे हमने कहाँ ट्रांसफर करने हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर हो गया आपको। अब ओवरऑल इस पूरे सेगमेंट से एंट्रीज क्या क्या बनती हैं चेक करिए, और फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे। पहली एंट्री क्या बनती है जल्दी बताओगे, आर लिख दूं मैं रिलेशन को, आर मतलब रियलाइजेशन काउंट, रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स। सेकंड एंट्री लायबिलिटीज अकाउंट टू रियलाइजेशन, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। आज के बाद आपकी हर एसेट का नाम है रियलाइजेशन, आज के बाद आपकी हर लायबिलिटी का नाम क्या है, रियलाइजेशन। इस 2 एंट्रीज करने के बाद किसी ने भी एसेट का नाम बोलना तक नहीं है, मैं आपसे बुलाऊंगा जानबूझ के, स्टॉक बेचा टू टू टू, स्टॉक नहीं बोलना, और सर जितना मर्जी बोलो, हम क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन। अगर बोल दिया टू स्टॉक फिर डांट पड़ेगी आपको, फिर हाईलाइट किया जाएगा क्लास में। हाँ जी, थर्ड पॉइंट, कैश अकाउंट डेबिट टू टू, मैं मशीन बेच रहा हूं यहां पे, गुड, कोई मशीन नहीं बोलेगा। अब मैं लायबिलिटीज को पे कर रहा हूं,
देखते हैं कैसे पे होगी। इतना मुझे आता है +1 से। मान लो मेरा +2 में फर्स्ट डे है आज, +2 के बैच में मेरा फर्स्ट डे है, तब भी कोई बात नहीं। इतना तो पता ना कैश जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैश जा रहा है अभी, मैं क्रेडिटर को दे रहा हूँ, किसको डेबिट करूंगा, किसको डेबिट करूंगा, क्रेडिटर को दे रहा हूँ, बिल्स पेबल को पे कर रहा हूँ, बैंक को ओवरड्राफ्ट दे रहा हूँ, मिसिस एक्स लोन पे कर रहा हूँ। इससे इजी चैप्टर आपको पूरी अकाउंट्स में नहीं मिलेगा, चाहे आप +1 की बात करो या आने वाला टाइम है जो आपका कॉमर्स के अंदर, ये सबसे इजी चैप्टर माने जाते हैं। +1 में हम ट्रायल बैलेंस बोल देते हैं इजी चैप्टर, ऐसे ही है उस लेवल का चैप्टर। 4 एंट्रीज की गेम है, अभी भी आपके सामने है वो, बस यही हम करते रहेंगे, क्योंकि मुझे तो 2 वीक्स में खत्म करना है मान लो आपके साथ, आपको चाहे 2 दिन में खत्म करना है 2 दिन में खत्म कर लो, सारे क्वेश्चन आज कर लो होमवर्क में। सब क्वेश्चन में यही एंट्रीज बननी है 4। पहले एसेस को राइट ऑफ करो, फिर बेचो। राइट ऑफ करेंगे किस वैल्यू पे, और बेचेंगे मार्केट वैल्यू पे। प्रॉफिट लॉस अपने आप आएगा, आपको निकालना नहीं है, एक फिगर आ जाएगी अपने आप, वो आपका आंसर होगा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ऐसे ही लायबिलिटीज को ट्रांसफर करोगे किस पे, और पे किस पे करोगे, मार्केट वैल्यू पे, जिस पे वो मान जाए। मतलब मार्केट वैल्यू तो नहीं बोल सकते, बट चलो लिख देते हैं मार्केट वैल्यू, जिस पे वो मान जाए। अगर ज्यादा वो हो कि नहीं सर मुझे तो पूरे चाहिए पैसे, तो बोले दे दो, देने तो पड़ेंगे, क्रेडिटर्स भी तो आपके ऊपर केस कर देंगे, पे तो करने पड़ेंगे। हाँ मना लो प्यार से तो अलग बात है, तो उनसे क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। क्लियर एवरीवन, करें। अब एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपकी बुक में है, चलो टाइम भी हमारे पास बचा है, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू कर लेंगे। जब तक बुक्स ओपन करते हो, मैं 5 मिनट के लिए, वैसे थ्योरी करना हमारा एम नहीं होता इन दिनों में, थ्योरी क्लास के बाद में लगते होंगी, मैं थोड़ा सा आपको घुमा देता हूँ थ्योरी नोट्स के थ्रू कि हमने आज क्या क्या किया। एक में देखिए, हमने डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के अंदर जो मैंने आपको बोला, जो करके दिखाया, वो सेक्शन 39 है, बहुत फेमस है ये पार्टनरशिप का सेक्शन 39, जिसमें पूरा डिसोल्यूशन लिखा हुआ है। और सबसे पहला क्वेश्चन ये मिलेगा, और यही आपको एग्जाम में आना है, बस थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है। बस डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या है, और 2 चीजों में डिफरेंस क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मेन में बता दिया आपको, बाद में कभी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद आता है थर्ड थ्योरी क्वेश्चन, हम मोड ऑफ डिसोल्यूशन क्या है, मतलब किन किन चांसेस में डिसोल्यूशन हो सकता है। नंबर 1 भी मिलकर डिसाइड कर लो, लेट्स क्लोज फॉर्म, बस ऐसे बोलना होता है ना, तो बस डिसाइड करो और फॉर्म बंद कर दो, म्यूचुअल कंसेंट है, बनते नहीं आपस में, क्या करेंगे पार्टनर्स के, तो कहते हैं या लॉस हो रहा है बार बार फॉर्म में, तो क्या करते हैं, बंद। कोविड में बेटा कई फॉर्म्स बंद हो गई, ड्यूरिंग कोविड 2 साल का टाइम चला, बिजनेस बंद रहे, तो कितनी फॉर्म्स बंद होगी, पार्टनरशिप फॉर्म्स होंगी, तो मिलकर डिसाइड किया होगा उन्होंने, है ना, बंद कर दिया। नंबर 2, ये डेंजरस है, कौन सा डिसोल्यूशन, यहाँ कुछ इवेंट्स आते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे कंपलसरी में क्या क्या आता है, क्योंकि थ्योरी हमारा एम नहीं है। सेक्शन 40 में म्यूचुअल एग्रीमेंट आता है, ये थ्योरी प्रॉपर याद करके जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में सेक्शन 40 क्या कहता है, सेक्शन 40 बोलता है म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेक्शन 41 बोलता है कंपलसरी डिसोल्यूशन, जब पार्टनर्स क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट। आपका सिलेबस नहीं है लेकिन थ्योरी में है कि जब पार्टनर्स क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट। सेकंड, ऑन द हैपनिंग ऑफ, ऐसा कोई कुछ हो गया, कोई ऐसा रूल बन गया कि अब आपका बिजनेस क्या हो गया, अनलॉक। जैसे वाइन हरियाणा में बंद हो गई थी, एक टाइम था जब हरियाणा में क्या थी, वाइन पे बैन लग गया था कि वाइन सेल नहीं कर सकते, तो वाइन को लेके बड़ी बड़ी फॉर्म्स थी, सब बंद होगी, क्योंकि जस्ट लॉ ये पास हो गया कि वाइन बेचना एक क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाएगा, तो बस हो गया। तो फिर क्या था, चंडीगढ़ में वाइन बिकती थी, हरियाणा में नहीं। पंचकुला एक ऐसा होता था, पंचकुला का ये जो स्टेप है ये चंडीगढ़ में है, मान लो इधर है, और यूटी में है, और नेक्स्ट स्टेप लेते ही पंचकुला शुरू हो गया, तो इधर का वाइन शॉप बंद होगी, उन्होंने उठा के वो वाली वाइन शॉप कहाँ कर दी, इधर कर दी, कहते अब तो चंडीगढ़ में ना,
अब तो बेचेंगे। उधर से बिजनेस बंद हुआ, इधर स्टार्ट हो गया, क्योंकि चंडीगढ़ और हरियाणा में एक लाइन ऑफ कंट्रोल ऐसे ना, जस्ट यहाँ चंडीगढ़ खत्म हुआ और अगले स्टेप में क्या शुरू हो गया, पंचकुला शुरू हो गया, हरियाणा शुरू हो गया, सिंपल। हरियाणा खत्म हुआ, हिमाचल शुरू हो गया, जैसे हम कालका से आगे गए हिमाचल शुरू हो गया। तो हिमाचल में कोई चीज़ बैन होती है तो हरियाणा में सेल होनी शुरू रहती है, लेकिन बिजनेस तो बंद हुआ। तो कुछ ऐसे लॉ के इवेंट्स होते हैं जहां लॉ, पहले जो बिजनेस था वो लॉफुल था, अब क्या हो गया, अनलॉफुल, इस तरह से। उसके बाद आता है कोर्ट जब कहती है, मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि जिनका कोई स्कूल में अगर एग्जाम होने वाला है तो वो पहले पढ़ लेंगे थ्योरी, बोल देना नोट्स इशू कर देना ऑफिस में से। वन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ये बाद में करेंगे आप, काफी कुछ है इसके अंदर। और उसके बाद आएगा डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एट विल। एक फॉर्म एट विल होती है कि जब चाहे बंद की जा सकती है। अगर एक पार्टनर बोल देगा ना कि मेरा ये इस टाइम मूड कर रहा है कि मैंने फॉर्म बंद करवानी है, मैं चाहता हूं बस, तो होगी फॉर्म बंद, तो बड़ी डेंजर रहेगी। तब अगर पार्टनरशिप क्या हो एट विल हो, कभी बंद हो सकती है। मतलब एक पहले वाली को छोड़ के बाकी सारी प्रॉब्लमेटिक है। पहले वाली ठीक है, आपस में कर लो कंसेंट और बंद कर दो, या बेटा फिर कोर्ट आती है बीच में, कोर्ट बंद करवाती है फॉर्म को। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, अनसाउंड माइंडेड होना पार्टनर का, कि पार्टनर थोड़ा पागल सा है, एकदम से अनसाउंड माइंडेड हो जाता है ना, कस्टमर पे अटैक कर देता है, तो उसके कस्टमर फिर कोर्ट में अप्लाई करके फॉर्म को क्या कहते हैं, बंद, किसी फॉर्म को बंद कराओ, डेंजरस बंदा है, इनका जो पार्टनर बड़ा डेंजरस है, पता चलता है इसको कब गुस्सा आ जाए, है ना। तो इस तरह से पार्टनर क्या है, अनसाउंड, तो कोर्ट फिर वहां आएगी बीच में, है ना। या फिर फॉर्म का बिजनेस लॉस में चल रहा है, या कोई पार्टनर इनकेपेबल, थ्योरी पार्ट है उसमें करेंगे बाद में, ठीक है। पार्टनर इनकेपेबल हो गया और वो चाहता है कि फॉर्म क्या हो जाए, बंद हो जाए। एक पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया, वो बिजनेस में नहीं आ सकता, वो फॉर्म को कह के या तो खुद ही बंद करवा देगा, या फॉर्म से क्या हो जाएगा, रिटायर। लेकिन अगर पार्टनर्स कहते हैं कि नहीं हमने तेरे को रिटायर भी नहीं करना, फॉर्म बंद भी नहीं करनी, जो करना है कर ले, तो फिर वो कहाँ जाएगा, कोर्ट के पास, फिर वो आप इसको बोलेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद आता है कि सेक्शन 48 जिसकी मैं बात कर रहा था बेटा, यहां से आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन 48 सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन 48, वो ये कहता है अकाउंट सेटल कैसे करने हैं, उसको न्यूमेरिकली सिखा रहा हूँ मैं अभी आपको जेन एंट्री के थ्रू, पर थ्योरी में भी पूरा लिखा होता है वहां पे, वो बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 49, ये सब सेक्शन इंपॉर्टेंट है थ्योरी में, फॉर्म्स डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स, ये लास्ट ईयर करेंगे जब भी हम करेंगे बात इसकी, कि दो तरह के डेट्स होते हैं, एक फॉर्म के डेट्स होते हैं और एक प्राइवेट होते हैं, लेकिन अभी इसका कोई रोल नहीं है। ये तो थ्योरी पार्ट दिखाया आपको बस, ये 2 पेज की थ्योरी है बेटा, नोट्स मिल जाएंगे आपको, किसी को चाहिए हो तो अभी भी इशू करवा सकते हो, इसे याद करके जाना पड़ेगा एग्जाम में, इन 2 पेज में से थ्योरी आती है, 1 मार्कर ही आएगी ऑब्वियसली, ज़्यादा तो आएगी नहीं, हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है मान लिए। उसके बाद फिर ये सब चीज़ें शुरू होगी जो मैंने आपको समझाई अभी, क्या क्या करते हैं, लेकिन वो हमने प्रैक्टिकली समझ लिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, बस फिर क्लास का टाइम भी हो जाएगा होगा, उसको हम लिंक ऑन कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं बस, बुक्स ओपन करें। देखो ये थ्योरी बुक्स में दी हुई है आपको, अगर पढ़ना हो कभी, सेम थ्योरी यहाँ भी है। ये देखो सेक्शन 48, सेक्शन 49, फॉर्म्स डेट्स, प्राइवेट डेट्स, थ्योरी तो हर जगह सेम ही रहेगी, नोट में से बुक्स में से। फिर उसके बाद यहाँ जनरेटिव शुरू होगी, यहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो गया, और अनसोल्व पार्ट में आएगी, हम ऑलवेज अनसोल्व क्वेश्चन करते हैं बैक क्वेश्चंस में। कहाँ से स्टार्ट करें कि उतना आपका होमवर्क बन जाए, फर्स्ट क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन होगा क्लाउड स्टॉर्म रेन, देखो अभी न्यू बुक्स में है है या नहीं, चलिए कोई बात नहीं, क्लाउड स्टॉर्म रेन है नहीं, निकाल दिया न्यू बुक्स में से। सो क्वेश्चन नंबर, ये चैप्टर एक स्टोरी है,
इसका सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्वेश्चन 33 ओपन करें। डोंट वरी, होमवर्क नहीं मिलेगा आज भी आपको। अपना होमवर्क डेथ चैप्टर का कंप्लीट करो, बाय थर्सडे को टाइम दिया हुआ है। थर्सडे को डाउट्स लो, उसके सोल्यूशन मैंने शेयर कर दिया, वो रेयर केस में शेयर करते हैं ऐसे जनरली सबको। आप उसमें से कॉपीज भी बनानी, उसको देख के क्वेश्चन करने और मैच करने अपने अपने, ठीक है। और ये क्वेश्चन करते हैं 33 स्टार्ट। ये क्वेश्चन परसों खत्म होगा, आज स्टार्ट होगा, तो परसों आपको इसका होमवर्क मिलेगा जो आपको बाय सैटरडे करना होगा। एक अच्छा सा होमवर्क मिलेगा इस चैप्टर का। 33 क्वेश्चन। रीटा एंड शोभा आर पार्टनर्स, और उनका एक कोई बिजनेस है फैंसी गारमेंट्स का, उनकी रेशो इक्वल है, 1:1 है, और ऑन 1 अप्रैल एक बैलेंस शीट दी हुई है। हमारा हर क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होगा बेटा, ऑन 1 अप्रैल, 31 मार्च या 1 अप्रैल एक ही डेट होती है। और हमें बैलेंस शीट गिवन है एक, है ना, लायबिलिटीज गिवन है, एसेट्स गिवन है, सब गिवन है। लोन टू शोभा भी है गिवन, लोन बाय रीटा भी है, रिजर्व्स भी हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें ज्यादातर पॉइंट्स कवर होते हैं, है ना। उसके बाद है एडजस्टमेंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन। हमारा पहला स्टेप क्या था, वो बता सकते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या था? एसेट्स राइट ऑफ करना, पहला स्टेप था। तो आप क्या करोगे, हमने क्योंकि इस क्वेश्चन काफी कुछ करना है, तो आज जस्ट फॉर्मेट्स बना लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे बनाओ रियलाइजेशन काउंट, फुल पेज पे बना लो, फुल पेज पे रियलाइजेशन काउंट। और राइट हैंड साइड पे बनाओ पार्टनर्स कैपिटल काउंट हाफ पेज पे। लेफ्ट पेज पर यहाँ पर लेफ्ट राइट दो पेज बन आपके आमने सामने, पेज टर्न नहीं करना। लेफ्ट पेज पर रियलाइजेशन काउंट फुल पेज पे। बातें नहीं। रियलाइजेशन काउंट बेटा डेबिट क्रेडिट फुल पेज पर। मत सोचो, बना लो फुल पेज पे, फुल पेज डेडिकेट कर दो इसको। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स। आज तो बेसिक टारगेट ये था कि हम चैप्टर को बेसिक्स में स्टार्ट कर दें, और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया रिलेशन काउंट, बाकी फॉर्मेट्स बनते जाएंगे, ठीक है। अब ये रिलेशन काउंट बनाते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल काउंट हाफ पेज पे बना लिया, या बना लेना कोई बात नहीं, घर पे बना लेना, टाइम सेव हो जाएगा, अभी तो एंडिंग टाइम है हमारा। और उसके नीचे बनेगा बैंक अकाउंट, कैश दिए या बैंक अकाउंट दिए, दोनों दिए। अगर दोनों दिए कैश और बैंक, तो बैंक ही बनता है फिर भी। और हम कैश क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। जो कैश पड़ा है वो किस में डिपॉजिट कर देंगे, बैंक में। एक सिंगल अकाउंट बनेगा और सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू बनेंगी। तो राइट हैंड साइड पे दो अकाउंट बनेंगे, ठीक है। हम इस पेज को सेव कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसी पे चलेगा काम। और आपके दो पेज ऐसे रहेंगे। यहाँ पर बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बना लेना घर पे। कितने कॉलम्स हैं इसमें, दो, रीटा एंड शोभा बन जाएगा। और इस हाफ पेज में बनेगा ये आपका, बिल्कुल हाफ पेज लगेगा इसके लिए, एग्जैक्ट बता रहा हूँ। उसके बाद हाफ पेज पे बनेगा कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट रुपीज, ये सब लिख के लाना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। अब थर्ड पेज पे आ जाओ। थर्ड पेज पे हम हर चैप्टर को ऐसे ही करते हैं, याद है आपको, कि हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते जिसमें कंप्लीट अमाउंट हो, सॉरी कंप्लीट पॉइंट्स हो, जर्नल लेजर दोनों एक साथ बनते हैं। थर्ड पेज पे आ जाओ, उसमें बनाओ जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट फुल पेज पे। वो तो हो सकता है आगे भी जाए, सेकंड पेज पे जाए, फुल पेज डेडिकेट करो। और जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना दो बेटा। डेट,
पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, जर्नल बन जाएगा। फॉर्मेट्स ओपन होगी, होपफुली बन गया सबका। रिपीट कर रहा हूँ, रियलाइजेशन काउंट फर्स्ट पेज पे, फुल पेज पे, जिसमें सिर्फ सिंगल कॉलम है रुपीज का बस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। फिर राइट हैंड साइड पर पार्टनर्स कैपिटल काउंट, दो कॉलम्स रहेंगे, रीटा शोभा, रीटा शोभा। देन बैलेंस शीट की जगह पे यहाँ पे क्या बनेगा, बैंक काउंट। बैलेंस शीट खत्म, बैलेंस शीट तो खत्म करनी है। अब कुछ स्टूडेंट बोले सर बैलेंस शीट बनेगी चैप्टर में, तो मतलब एक सेंस यूज करो, अगर बैलेंस शीट बनेगी तो बिजनेस बंद कैसे होगा? जब तक बैलेंसेस रहेंगे तब तक बिजनेस चलता रहेगा। हमें बैलेंस शीट को खत्म करना है, एंड में ना 1 रुपया नहीं बचेगा हमारे पास, देखना, ना बैंक में, ना कैपिटल का, ना एसेट्स का, ना लायबिलिटीज का। तो बैंक कौन बनेगा बस फिर इसमें, इसलिए यहाँ पे बैंक कौन मैच करेगा, बैलेंस शीट की जगह पे क्या मैच करेगा, बैंक। बैंक काउंट की डेबिट साइड, लेकिन ये चीज हम परसों देख पाएंगे, तो परसों तक का वेट करना पड़ेगा, बट दैट विल बी इंटरेस्टिंग डे। बैंक काउंट का बैंक डेबिट साइड किसके इक्वल होगा, क्रेडिट साइड के, तो वो प्रूफ होगा कि हमने ठीक किया है। और जर्नल एंट्रीज एक अलग चीज है, एग्जाम में इस चैप्टर का या तो जर्नल आता है या लेजर आता है, दोनों नहीं आते, वो ज्यादातर जर्नल आता है इस चैप्टर का। स्टार्टिंग के जो पहले 15 क्वेश्चन है ना आपके, देखा जाए तो एग्जाम में वही आते हैं। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है आपके पास, यू कैन से अप टू, मैं आपको वर्कशीट भी इन्हीं की दूंगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो आपकी बुक में बहुत ज्यादा है। फर्स्ट 8-17 आप लेके चलो, फाइनल एग्जाम में 99% फर्स्ट 17 क्वेश्चन में से आते हैं, बाकी पूरा चैप्टर आता ही नहीं, बाकी से रहेगी लॉन्ग क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा होता है कि जर्नल एंट्रीज ना आए, क्या आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, जो मैं अभी करवा रहा हूँ। इसलिए आज हम दोनों करेंगे, फिर बाद में हम इस क्वेश्चन के बाद ना इसको छोड़ देंगे, हम फर्स्ट 17 क्वेश्चन करेंगे। तो थर्सडे को जो आपको होमवर्क मिलेगा वो फर्स्ट 17 क्वेश्चन का मिलेगा, उसको भी करवाने में टाइम लगेगा मुझे, संडे तक तो वो खत्म होंगे। मेन जर्नल एंट्रीज इस चैप्टर में अगर वो समझ आ गई तो फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीक लॉन्ग क्वेश्चन चलेंगे। क्लियर हो गया पैटर्न पूरा? अब हम इसको स्टार्ट करते थे लेकिन टाइम ओवर हो गया, तो एक एंट्री करते हैं फिर चलते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, अभी बोला था, फर्स्ट एंट्री क्या होती है, ऑल एसेट्स विल बी रिटन ऑफ, किस अकाउंट में, रेशिंग अकाउंट में। तो मैं करके दिखा रहा हूं आपको कैसे होती है। एसेट्स के नाम बोलो क्या क्या है, कैश, क्या कैश लिखे, नो, फिर कैश कहाँ जाएगा, अपने अकाउंट में जाएगा। चलिए वो भी लिख देते पहले, आ जाओ बेटा इधर आ जाओ, अपने बैंक अकाउंट में आ जाओ। बैंक अकाउंट में सबसे पहले किसका बैलेंस आएगा, बैंक का, तो लिखो भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच अमाउंट, 30,000। और कैश 6,000 का कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन किस में करनी है, बैंक में, इसे भी बैंक में डिपॉजिट कर दो, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 6,000। तो यहां से पहली जर्नल एंट्री क्रिएट होगी। जर्नल एंट्रीज बहुत डेंजरस होती हैं, एक भी चीज छोड़ नहीं सकते आप। अभी 6,000 को बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री बनेगी, तो पहली जर्नल एंट्री बना दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल में आ जाओ बेटा, फॉर्मेट्स रेडी है हमारे पास, लास्ट पेज पे जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ जगह पे आप ऑप्शन देखोगे बेटा, वैसे वो रॉन्ग ऑप्शन है, बट बुक्स में दी होती है, वो इसका नाम देते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट, क्या देते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट, और बैलेंस में मर्ज कर देते हैं इसको बस 36, बट दैट्स अ रॉन्ग ऑप्शन। कुछ बुक्स में ये भी दिया होता है, कैश एंड बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36, बट आपको ऐसा नहीं करना। यहाँ पे हम रैंडम काउंटिंग यूज नहीं करते, दो तरह की काउंटिंग होती है, एक प्योर काउंटिंग है रैंडम, यहाँ प्योर काउंटिंग यूज होगी। 30,000 का बैलेंस ऐसे रहेगा बैंक में, और 6,000 हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे। कैश और बैंक खत्म हो गए बैलेंस शीट से, उठा लिए, हर आइटम को उठाना है हमने एक बार। आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, स्टॉक, हाउ मच, नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट क्या है, बैड डेट्स बेटा, बुक डेट्स। बैड डेट्स तो बाद में होंगे, बुक डेट्स मीन्स डेटर्स का नाम। बुक डेट्स कितने, 66,000, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू ही लिखेंगे ना, प्रोविजन को छोड़ दो अभी, उसका कुछ नहीं करना। बुक डेट्स ओरिजिनल कितने के हैं, 66 के। हाँ हमें उन पे डाउट है 6,000 का, तो उससे क्या होता है फिर, डाउट 6 का है कि 10 का है, डाटा तो 66 के रहेंगे ना, उतने से खत्म करने पड़ेंगे। आगे क्या दिया है, हाँ जी, प्लांट एंड मशीनरी लिखो, टू प्लांट एंड मशीनरी काउंट। तो ये चैप्टर का लॉन्ग क्लास होती तो आज ज़्यादा मजा आता, उसमें हम 2.5 घंटे में पूरा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 45,000। टू लैंड एंड बिल्डिंग, सबके पीछे अकाउंट लिखते रहना, टू बुक डेट्स अकाउंट, टू स्टॉक काउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी काउंट, कितना, लोन टू शोभा छोड़ दो अभी, क्योंकि हमें लोन टू शोभा को पे नहीं, सॉरी, इससे पैसा भी नहीं आएगा, ये तो ऐसे था ना हमारी। तो लोन्स को छोड़ दो, सीधी बात है, लोन को छोड़ दो, अभी बाद में देखेंगे, परसों देखेंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया बेटा, इसको बोलते हैं फर्स्ट एंट्री। बना सकते हैं कोई एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 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 टू, खत्म। ऑल एसेट जो बिक सकती हैं, जो सेल हो सकती हैं, वो सारी की सारी बुक वैल्यू पे खत्म होगी। आज के बाद आपके लिए स्टॉक स्टॉक नहीं है, क्या है, वैल्यूएशन, है ना। ठीक है जी, क्लियर, नाम बदल दिया। जैसे किसी फ्रेंड को बोलते तू अब मेरा फ्रेंड नहीं, तू मेरा भाई आज से, है ना। तो अब हमारे लिए हर स्टॉक का नाम क्या है, वैल्यूएशन, मशीन का नाम वैल्यूएशन। बस जब बेचेंगे तो किस नाम से बेचेंगे, बट टाइम क्या है कि हमें रुकना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स की क्लास लेट हो जाएगी इसके बाद बहुत ज़्यादा। क्लियर, तो यहाँ पे रोक देते हैं, आप इसी कॉपी को लेके आएंगे, यही क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं, आज एक बेसिक डे था ये चैप्टर का, बट नेक्स्ट क्लास में काफ़ी होमवर्क मिलेगा, इसलिए अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लेना टेस्ट चैप्टर का अगर है तो। और नोटबुक्स लेके आनी है बेटा, मुझे पता है परसों अटेंडेंस कम हो जाएगी क्लास में, बट प्रोटोकॉल्स हैं, तो नेक्स्ट क्लास में क्लास वही अटेंड करेगा जो टेस्ट चैप्टर का होमवर्क लेके आएगा। एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, किसी का मेरे से कोई बात हुई है तो वो अलग बात है, बट क्लास लगानी है आपको। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग यहीं पे ओवर कर रहा हूँ।